नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में रिट लेवल फर्स्ट या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2021-22 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस फिलहाल चल रही है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया पोर्टल है वो शुरू किया गया है, जिसका नाम है साला दर्पण न्यू पोस्टिंग। शायद मैं ये आशा रखता हूं कि आपने इसी पोर्टल के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर दिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2022 है। तो आपको 10 मार्च 2022 से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाता है, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप यहां हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा वीडियो है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि शायद आपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए। अब अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा एक चेकलिस्ट है वो जारी की गई है कुछ इस तरह की। अब इस चेकलिस्ट को लेके काफी सारे हमारे जो साथी वो कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार इस चेकलिस्ट को अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, इन कॉलम का क्या मतलब है, किस तरह से हमें प्रमाण पत्र तैयार करने वगैरह वगैरह, कई तरह की समस्या या कई तरह के सवाल उनके सामने आके खड़े हो गए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी चेकलिस्ट का हवाला देते हुए सभी डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके मैंने हमारे चैनल पर कई वीडियो वो पहले वो बना दिए, जिसके अंदर मैंने कुछ पुरानी जानकारी भी दी थी और कुछ नई जानकारी भी दी थी। तो यहाँ पे आपको एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। यदि आपने हमारे चैनल पर पुराने वाले वीडियो देखे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, उन सभी वीडियो को आप भूल जाए, यानी उन वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो आप भूल जाए, क्योंकि अब जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ बिल्कुल लेटेस्ट और विभागीय जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पे टीचर भर्ती 2021-22 को लेके। और साथ साथ में इस चेकलिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताता जाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी आपको साथ वो बताता जाऊंगा, सारे कंफ्यूज आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यहां पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, यहां पर 8 मार्च 2022 को डिपार्टमेंट के द्वारा एक और नया आदेश है वो जारी किया गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस आदेश में ये कहा गया है कि जैसे ही कैंडिडेट के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए जाते हैं, उसके बाद कैंडिडेट की आईडी पे वहां पे स्लॉट बुक हो जाती है और कैंडिडेट को ये पता लग जाता है कि आखिरकार कौन से जिले के अंदर या किस जगह, किस टाइम, किस डेट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो इसके बारे में इसके अंदर सूचना है वो दी गई है। क्योंकि दोस्तों, आपने पता है कि देखिए, जो नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब अपन यहाँ पे स्टेटस देखते हैं या फिर स्लॉट देखते हैं, तो वहां पे हमें कुछ खाली दिखाई नहीं देता है। अब जो स्लॉट बुक शुरू होना है वो शुरू हो गई है, और ये डेट देखिए दोस्तों, आप पहले यहाँ पे देखिए पोर्टल पर सब यूजर आवंटन। सब यूजर आवंटन का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं 10 तारीख तक को, ठीक है। अब स्लॉट का आवंटन, यानी पोर्टल के द्वारा आपकी स्लॉट का आवंटन हो जाएगा। आपको अपनी आईडी से ये पता लग जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डेट को किस जगह पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। तो ये जो डेट रहेगी वो 9 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 के बीच में रहेगी, यानी इसमें आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, दस्तावेज सत्यापन व पत्रता की जो जांच रहेगी ऑनलाइन, वो 11 मार्च से लेकर 24 मार्च 2022 तक होगी। अब ये जांच कौन करेगा? ये संबंधित जो डीओ ऑफिस है वो अपने पोर्टल के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो वो वेरीफाई कर देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई गलती रहती है तो वहां पे वो रिमार्क डाल देंगे। अब रिमार्क का आपको कैसे पता चलेगा? फिर से आपको इसी पोर्टल पे आना है, न्यू पोस्टिंग वाले के अंदर। यहां पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी आईडी लगानी और आपको लॉगिन कर लेना और अपना स्टेटस आपको देख लेना। हालांकि फिलहाल यहां पे मैं स्टेटस आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि किसी भी साथी की मेरे पास फिलहाल आईडी नहीं है। ये महज एक डेमो वीडियो आपके लिए। तो इस तरह से तो रहती है ये प्रोसेस। चलिए, अब अपन यहाँ पे देखिए इस चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो काफी सारे साथी इसको लेके कंफ्यूज हो गए। चलिए एक एक की अपन शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या भरना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज है, यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन जिला सूची क्रम संख्या। तो ये तो आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा है और आप उसका स्टेटस देखोगे, स्लॉट देखोगे, तो वहां से आप उसकी जानकारी ले सकते हो। सूची क्रम संख्या वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पे लागू नहीं होंगी, सामान्य चीजें हैं। यहाँ पे आपको क्षेत्र है वो सिलेक्ट करना है या भरना है। टीएसपी नॉन टीएसपी आपको लिखना है, अपने आधार नंबर, माता पिता की जानकारी, सामान्य जानकारी आप आराम से ये भर दोगे। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं।
अब यहां से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस चेकलिस्ट के अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट इतना है जो कि कैंडिडेट के लिए है, और दूसरा पार्ट है वो इतना है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वहां पर वो विवरण है वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको केवल इसी साइड का जो जो प्रपत्र है या फिर ये जो चेकलिस्ट है आपको यहाँ पे भरनी है। क्या क्या भरना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगले कॉलम के अंदर यहाँ पे एक तो संलग्न संख्या आ रही है और एक संलग्न स्व प्रमाणित हा या ना रहा है। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, आप एक फाइल है वो तैयार कर रहे हो, उस फाइल के अंदर वो डॉक्यूमेंट किस क्रमांक के अंदर, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 10 नंबर पे है, फिर 15 नंबर पे, तो इस कॉलम के अंदर तो आपको यहाँ पे वो नंबर है वो लिखने। इसके अलावा यहाँ पे अगर वो डॉक्यूमेंट प्रमाणित है या नहीं है, हाँ ना में आपको जवाब देना है, लेकिन अपन सभी प्रमाणित करेंगे तो यहाँ पे सब में हाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति। अब यहाँ पे साथी है वो कंफ्यूज हो गए कि कौन सी ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपको यहाँ पे लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, आपको दोनों ही ऑनलाइन आवेदन की प्रति है वो लेके जानी है। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आपसे कोई भी मांग सकता है। एक तो आपने अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे देखिए ये जो नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये नया पोर्टल हुआ, यहाँ पर भी आपने आवेदन किया, और एक आपने पहले एसएसओ आईडी के माध्यम से 3rd ग्रेड टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो फॉर्म है आपको साथ में लेके जाने। ठीक है, अब उसका क्रमांक कितना है, तो क्रमांक आप अपने आवश्यकता के अनुसार 1 है वो लगा लीजिएगा। और मैं तो आपको ये राय दूंगा कि जिस क्रम में यहाँ पे डॉक्यूमेंट चल रहे हैं उसी क्रम में आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो रखने। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आधार कार्ड आ रखा है, वो कितने नंबर पे है आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 10th क्लास की मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग यहाँ पे उसका क्रमांक है वो लगाना है, अगर दोनों एक साथ हैं तो आपको एक क्रमांक है वो लगा देना। इसी तरह से 12वीं की मार्कशीट आती है, और इसी तरह से यदि आपने स्नातक बीए बीएससी की यदि जानकारी भरी है ऑनलाइन फॉर्म के समय, तो वो मार्कशीट आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, अंक तालिका लगानी है, और साथ में देखिए यहाँ पे उपाधि यानी डिग्री का है आपको यहाँ पे लगानी है। तो कुछ साथी डिग्री को लेके बड़े ही कंफ्यूज है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप संबंधित यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लें या विजिट कर लें, वहां से जाके आप लेकर आ सकते हो आसानी से। और आजकल तो काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था दे रखी है, हालांकि ऑनलाइन में तो टाइम लग जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो संबंधित यूनिवर्सिटी में आप विजिट करके लेके आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने स्नातकोत्तर यानी यदि आपने एमए या फिर एमएससी कर रखी है और उसकी जानकारी आपने फॉर्म भरते समय दी है, तो वो आपको जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला नंबर आता है 7वां नंबर का कॉलम। इसके अंदर यहाँ पे देखिए अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद के लिए यदि आपने यहाँ पे देखिए कोई डिप्लोमा किया है, कोई द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है या फिर 4 वर्षीय आपने डिप्लोमा किया है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। चलिए, इसके बाद देखिए अगले कॉलम के अंदर यहाँ पर अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसके अंक तालिका या जो भी डॉक्यूमेंट है उसका क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यदि आपने विशेष शिक्षा पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास, तो उसकी जानकारी आपको देनी। नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस है वो लगा देना, लागू नहीं है ये लिख देना इस तरह से। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पे रिट का जो सर्टिफिकेट है 2021 वाला, केवल वही आपको इसके साथ वो लगाना है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज है, अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवनीतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए। यदि आपने टीएसपी एरिया के अंदर आवेदन किया है तब आपको इस प्रमाण पत्र की है जरूरत पड़ने वाली है, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम और असिस्ट सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे आपको अपना जो यदि आपने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आपने आवेदन किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना इनकम सर्टिफिकेट की। ठीक है, चलिए, इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी देनी है। अब जाति प्रमाण पत्र को लेके काफी सारे साथी कंफ्यूज हैं कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो कितने साल पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहूंगा, देखिए जो अलग अलग कैटेगरी होती है, यानी एससी एसटी ओबीसी जनरल जो कैटेगरी होती है, उनके जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है वो भी अलग अलग होती है। अगर अपन यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो उसकी जो वैधता होती है वो 6 महीने तक होती है। तो यहाँ से आपको कहने का मतलब ये है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए,
इसके अलावा यदि कोई आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी जैसे कोई महिला है, पुरुष है, इससे आशय है कि स्व घोषणा की वह समय तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। अब ये स्व घोषणा को लेके हमारे काफी सारे साथी वो कंफ्यूज हो गए। कई तरह की स्व घोषणा है, कई तरह के शपथ पत्र हैं, कई तरह के यहाँ पे प्रमाण पत्र है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जानकारी आपको देना चाहूंगा, यदि कोई प्रमाण पत्र आप पे लागू नहीं होता तो वो तो आपको नहीं बनाना है। जैसे अपन यहाँ पे विधवा की बात करें, विधवा प्रमाण पत्र की, तो ये सब पे लागू नहीं होता है, कुछ एक कैंडिडेट पे लागू होता है, तो इसके आगे क्रॉस लिखना है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करें, देखिए मूल निवास के बारे में, अब आपको यहाँ पे एक स्व घोषणा पत्र है वो देना पड़ेगा। साधारण सा फॉर्मेट है, कोई भी 50 रुपए के बॉन्ड पे आपको नहीं देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि देखिए जितने भी यहां पे स्व घोषणा पत्र है उसको आपको केवल और केवल साधारण जो पेपर है उसके ऊपर ही आपको टाइप करवाने हैं, न कि 50 रुपए के बॉन्ड पे। 50 रुपए के बॉन्ड पर आपको टाइप करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल साधारण जो कागज है उस पर आपको टाइप करवाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया है कि स्व घोषणा पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। तो यार एक साधारण सी बात है, जैसे अपन कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसी तरह से आपको सबसे ऊपर है फॉर्मेट लिखना, स्व घोषणा प्रमाण पत्र है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं या फिर मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे जो पूर्वज हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं। इस प्रकार का आपको एक फॉर्मेट तैयार करना साधारण सा, इसका कोई फिक्स नहीं है, डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। आप अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसका आज से लास्ट में ये निकल के आना चाहिए संबंधी जो स्व घोषणा पत्र है, जैसे यहाँ पे पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं, ये उसका उत्तर निकल के आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे विधवा के लिए है, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे पुनर्विवाह नहीं किया, इसका स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए संतान संबंधी स्व घोषणा आपको देना पड़ेगा, यह भी साधारण कागज के ऊपर आपको देना पड़ेगा। अगर आप विवाहित हैं और विवाहित होने के बाद जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 2 से अधिक संतान है या 2 से कम संतान है, उनका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, और नियमानुसार आपके 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्व घोषणा देनी पड़ेगी कि मेरे केवल 2 ही संतान है। अगर 1 संतान है तो आप 1 का प्रमाण पत्र दीजिएगा, अगर 1 भी नहीं है तो स्व घोषणा में आप लिख दीजिएगा कि मैं शादीशुदा तो जरूर हूं, विवाहित तो जरूर हूं, लेकिन अभी तक मेरे कोई भी संतान नहीं है और ना ही मैंने कोई संतान गोद है वो ले रखी है। ठीक है, इस तरह का आपको लिखना। इसके बाद ये भी एक प्रमाण पत्र है, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का स्व घोषणा प्रमाण पत्र। ये भी साधारण कागज पे आपको लिखना है कि मेरा विवाह हुआ है, फलानी महिला से हुआ है, तो मैंने विवाह के दौरान कोई भी दहेज है वो स्वीकार नहीं किया गया। यदि उक्त जानकारी गलत पाई जाती है तो विभाग नियमानुसार मेरे खिलाफ कार्रवाई है या कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी आपको उसके अंदर देनी। इसके अलावा यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका एक अनापत्ति प्रमाण पत्र वो आपको देना, यानी एनओसी है, संबंधित डिपार्टमेंट से आप एनओसी है वो ला सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा आपको देना। हालांकि ये सब पे लागू नहीं है, केवल भूतपूर्व सैनिकों पे ये लागू है। इसके अलावा यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, और जहां पर ये प्रमाण पत्र आप लगा रहे हो साथ साथ में इसके क्रमांक है वो भी आपको यहां पे लगाना है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट को लेके खास चीजें वो भी आपको बताऊंगा, मेरे साथ वो आप बने रहे। यदि आप डिसेबिलिटी हैं या फिर विकलांगता का दोष है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण है, उसमें आप दोषी पाए गए हो या नहीं पाए गए हो, तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। साधारण कागज पर आपको है वो स्व घोषणा है वो देना पड़ेगा, यदि आप आपराधिक नहीं हो तो भी आपको देना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, यदि आप राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप अपने राजस्थान राज्य के किसी भी सेवा के अंदर कार्यरत हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी है, राजस्थान राज्य की जो सरकारी नौकरी है उसके अंदर है, तो उसकी एनओसी है आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, जो कि 26 नंबर पे आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। अब देखिए, ये जो आय प्रमाण पत्र को लेके काफी सारे साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए कि ये आय प्रमाण पत्र किसको देना है और कौन सा देना है। तो यहां पे देखिए एक बिल्कुल साफ साफ बात लिखी गई है कि जो आय प्रमाण पत्र, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय वहां पे ये जानकारी दी है कि मेरे पूरे परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, तो आपको ये आय प्रमाण पत्र वो बनवाना पड़ेगा।
यदि आपने फॉर्म भरते समय नो में भरा है कि मेरी आय है वो 2.5 लाख से कम नहीं है, ज्यादा है, तब आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर 2.5 लाख से यदि आपने कम आय वहां पे दर्ज की है, तब आपको सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और आय जो प्रमाण पत्र है दोस्तों, वो 4 पेज वाला आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 4 पेज का आय प्रमाण पत्र मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। वैसे आप किसी कंप्यूटर सेंटर या ई मित्र वाले के पास जाओगे तो इस तरह का देखिए आय प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, 4-5 पेज वाला। यह आय प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है और यही आय प्रमाण पत्र आपको यहां पे बनवाना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए 27 नंबर पॉइंट के अंदर शैक्षिक एवं पर शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में सब घोषणा प्रमाण पत्र आपको यह देना पड़ेगा। यह भी साधारण कागज पे आपको देना पड़ेगा, कोई बॉन्ड पे आपको नहीं देना पड़ेगा। केवल अपने हस्ताक्षर करने हैं कि ऊपर जो भी मेरी शैक्षिक योग्यताएं हैं, प्रशैक्षणिक योग्यताएं, वो बिल्कुल सही हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो विभाग नियमानुसार मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार की सब घोषणा आपको देनी है। आप हाथ से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप कंप्यूटर से टाइप करवाओ, हाथ से भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए 28 नंबर पॉइंट में अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अब अंतिम शिक्षण संस्थान कौन सा है? या तो आपने दोस्तों बीएड की होगी, या फिर आपने स्नातक की होगी, ठीक है, या फिर आपने जो एसटीसी या बीएसटीसी की होगी, उस कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण पत्र है वो लेके आना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्ट लोडर। जब आपने एसएसओ आईडी के द्वारा 3rd ग्रेड टीचर भर्ती लेवल के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उस समय आपने 60, 100, 70 या 80 रुपए आपने ऑनलाइन जमा करवाए होंगे। अगर आपने मान लीजिए वहां पे 2.5 लाख आवेदन को कम कर दिया तो आपकी फीस वैसे ही कम हो गई, इसलिए आपने फीस है वो कम दे दी। यदि आपकी शुल्क में कोई अंतर पाया जाता है तो वो अंतर की राशि आपको एक जो पोस्टल ऑर्डर होता है, जो डाक ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में है, वो आपको मिलता है, वहां से आपको लेके आना है। हालांकि मेरे हिसाब से तो शायद तकरीबन व्यक्तियों पे शायद इन्होंने फीस तो पूरी दी होगी मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप पे लागू होता है तो आप यहां पे भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पे अपने कुछ सामान्य जानकारी देनी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह और सब सत्यापन है। अब इसका मतलब ये है कि आप यहां पे दे सकते हो। अब यहां पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए मैंने यहां पे 100 घोषणा प्रमाण पत्र के बारे में बताया। अब देखिए 100 घोषणा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कैसा होगा, उस प्रमाण पत्र के फॉर्मेट आप यहां से कॉपी कर सकते हो, आप देख सकते हो। बस वहां पे फर्क इतना है कि वो 100 घोषणा जो प्रमाण पत्र है कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर के, बस उसका नाम आपको यहां पे चेंज करना है। इस तरह का फॉर्मेट है, आप बना सकते हो, कहीं पर आपको माथाफोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट वो तैयार हो गए। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है वो 100 घोषणा प्रमाण पत्र, एक अलग से है। हालांकि और तो 100 घोषणा प्रमाण पत्र अलग है, ये अलग है, ये तो आपको साथ साथ है वो लेके ही जाना है। अब इस 100 घोषणा प्रमाण पत्र के साथ साथ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अविवाहित का प्रमाण पत्र है, ठीक है, दहेज मांग नहीं लेने का प्रमाण पत्र इसके अंदर है वो शामिल हो गए। तो इस तरह का ये प्रमाण पत्र है या 100 घोषणा प्रमाण पत्र आपको साइन करने हैं, नोटरी आपको करवानी है इस पर। ठीक है, साधारण पर कर सकते हो, यहां पर आपको 50 रुपए के बॉन्ड पर इसको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, साधारण कागज पे करवा सकते हो या फिर इस पर ठप्पा लगा सकते हो। अगर चाहो तो साधारण 10 रुपए की स्टाम्प लगवा के इसको प्रमाणित है वो आप करवा सकते हो। क्योंकि जब कोर्ट की स्टैम्प लग जाती है तो वो एक प्रमाणित, एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो आप लगा सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार, वैसे कोई इसकी खास जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो कुछ सामान्य सी बात थी चेकलिस्ट को लेकर के। चलिए अब अपन यहाँ पे फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये कहूंगा कि आपको यहाँ पे 4 सेट हैं वो बनाने। जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा संबंधित डिस्ट्रिक्ट में या जिले में या जिस स्थान के ऊपर, तो आपको 4 सेट डॉक्यूमेंट के तैयार करने। इनमें एक सेट तो आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का रहेगा जो कि आपको अपने पास रखने हैं। जब डिपार्टमेंट के लोग आपसे मांगे तो कई बार क्या होता है कि फोटो प्रति में समझ में नहीं आता है, तो वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो मांग लिया जाता है। तो सभी जो भी आपके दस्तावेज है सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे 3 फोटोकॉपी अपनी सभी डॉक्यूमेंट की तैयार करनी है। एक फोटोकॉपी तो ये जो चेकलिस्ट है इसके साथ वो लग जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका क्रमांक आप डाल दोगे। इसके बाद एक जो सेट है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी किसी स्कूल के अंदर, उस स्कूल में आपको जमा करवाना पड़ेगा। और एक जो सेट है फोटो प्रति की आपको अपने साथ रखनी है, ताकि भविष्य में आपको ये पता लग जाए कि मैंने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो दस्तावेज के वेरिफिकेशन के समय दे। अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है उसको देखने की तो आप उस सेट के माध्यम से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आपको यहाँ पे 4 फाइलें बनानी है, एक ओरिजिनल की और 3 यहाँ पे फोटो प्रति की। और सभी जो
जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपको सब प्रमाणित करने हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ी खास बात, क्योंकि इसको लेके शायद काफी सारे हमारे साथियों के दिमाग में कंफ्यूज जरूर होगा कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है पुलिस वाला वो कहां गया, क्योंकि इसके बारे में तो कोई जानकारी है वो नहीं दी गई है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है उसमें पुलिस वाले चरित्र प्रमाण पत्र का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे में फिलहाल आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में है आप उसे बनवा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट आपसे मांगता है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि यहां पर काफी सारे सब घोषणा जो प्रमाण पत्र आपसे वो मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं आपको तैयार करने। इसके अलावा मान लीजिए दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो आप पे लागू होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। डिपार्टमेंट आप जाओगे उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे तो आपको मौका दिया जाएगा। हालांकि यहां पे देखिए आदेशों में यह कहा गया है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो बाद में आप टाइम लेते हुए उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल और केवल आपको खुद को ही जाना है। यदि मान लीजिए अचानक से आप बीमार हो जाते हो, कोई आप पे आपदा आ जाती है, तो उसका भी आपको प्रूफ है बाद में देना पड़ेगा और बाद में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि शायद आप इस चेकलिस्ट के बारे में पूरी जानकारी है वो शायद समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई कंफ्यूज हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए जो आय प्रमाण पत्र वाला जो फॉर्मेट चाहिए, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, किसी ई मित्र वाले के पास से भी है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।